So this was the quiz last time. तो क्या आंसर था इसका? सर क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज और जेड के अंदर, जेड डायरेक्शन के अंदर, आर जेड। आर जेड है और क्या है जी? क्लॉकवाइज। Everybody agrees यस with this answer? Yes, sir. यहाँ पे है मेरे पास ये आंसर। Can you see the bottom of the screen? सर उसके आगे ये स्लाइड 22 वो लिखा रहा है, ये पैनल सा आ रहा है। So this is the answer. So everybody agrees with this, that this appears, this is a clockwise rotation. Because if I'm standing on the negative, if I'm standing on this blue axis, then you have to visualize what kind of rotation it was. So if you view this red and green axis from blue axis, this will be a clockwise rotation. So let's try one more. ये ज़रा करें, ये ज़रा think about it. Try to rotate the first coordinate transform so that it becomes the second coordinate transform, and take your time. ठीक है, तो any guess? सर सर इसमें सब पहले वाई एक्सिस में 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज और फिर जो नया जी एक्सिस होगा उसमें 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अभी कर लेते हैं ना, ये मुझे बनाने दें आप। क्या है जी? रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, एंड द थर्ड वन इज green. And we have to get to this one. ये blue है, ठीक है, ये हमने कर लिया। आप बताएं क्या आप किस, लेट्स ट्रांसफॉर्म दिस इनटू पहले क्या अलाइन करना चाह रहे हैं आप? कोई भी बता दे, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। सर वाई एक्सिस में 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, उसका आप जी इसमें अलाइन हो जाएगा जो कलर बताएं ना, कलर किस किस एक्सिस के सर अराउंड? ग्रीन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, और आप पहले ये करना चाहते हैं, ग्रीन के अलोंग आप रोटेट करना चाहते हैं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। अच्छा ठीक है, तो ये ग्रीन तो यहीं रहेगा,
ग्रीन तो यहीं रहेगा और ब्लू किधर चला जाएगा? इनटू दिस पेज। Yes. रेड किधर चला जाएगा? अपवर्ड पॉइंटिंग। तो ये स्टेज आ गई, बट दिस दिस स्टेज इज नॉट इक्वल टू द डिजायर्ड। यहाँ पे बता दें आर ग्रीन, मतलब ग्रीन को हमने क्या बताया, कहा हुआ? Y axis. आर वाई और थीटा 90 हमने कर लिया। उसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद ब्लू के अराउंड रोटेट करना। अच्छा, आर जेड यू मीन। और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सर उस पोर्शन से अगर हम देखें तो वो क्लॉकवाइज बन जाता है। नहीं सर, सही है सर, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये थोड़ी सी ना, यू विल हैव टू विजुअलाइज कि उधर से क्या रोटेशन होगी जब वहां से खड़े होके देखेंगे, तो दैट इज क्लॉकवाइज। पहले हम रेड के अक्रॉस भी कर सकते थे ना, फर्स्ट रेड और फिर ग्रीन, फिर भी वही रिजल्ट आना था। अभी हम देखते हैं, पहले ये तो देखेंगे ये आया है कि नहीं आया। ये रेड हो गया, सॉरी नहीं, तो अब लॉन्ग ब्लू रोटेट करना है ना, तो वी आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो रेड गोज ओवर हियर Yes. एंड ग्रीन गोज ओवर हियर। तो ये लाइन हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन सर हम अगर एक्सिस पे खड़े होके देखें सर, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बन जाएगा? सर ये -90 होगा। यस सर। हाँ, अभी अब आप लोगों ने अपने आप को कन्विंस करना है ना। So how many of you say कि this is a clockwise rotation and how many of you say कि it is an anti-clockwise rotation? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी यस सर, एंटी क्लॉकवाइज है सर। आप यहाँ खड़े हैं ना, सर फ्रंट से इधर से हमें क्लॉकवाइज लग रहा है, तो उल्टी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज इजियर वे टू विजुअलाइज के अगर इस एक्सिस से यहाँ पे खड़े, अभी हम यहाँ से नज़र आ रहे हैं ना, इधर से अगर चीज़ क्लॉकवाइज लग रही है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसका यही है कि जो आपकी दीवार पे घड़ी लगी होती है ना, अगर दीवार के पीछे से कोई देख रहा होता है ना उसको, तो जो आपको रोटेशन क्लॉकवाइज नज़र आ रही होती है ना, उसको एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगी। तो दिस इज -90। तो अच्छा, अब आप में से कोई एक और ऑप्शन बता रहा था कि जी सर, पहले रेड से करें फिर ग्रीन से। अच्छा, पहले अलोंग रेड रोटेट करें तो क्या रोटेशन करें? ये मैं यहाँ बना देता हूँ, ये जो आप बता रहे हैं, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो 90। ग्रीन नीचे चला जाएगा और रेड तो अपनी जगह पे रहेगा, और ब्लू किधर चला जाएगा? यहाँ। ये आपने किया है आर रेड। रेड इज व्हाट, एक्स। ये रेड कौन सी हमारी एक्स एक्सिस है? जी सर, एक्स ही ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आर एक्स हो गया, तो 90 डिग्री। और उसके बाद आप क्या कहते हैं, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? ग्रीन के अक्रॉस 90 क्लॉकवाइज। ग्रीन के क्लॉक मतलब आप यूं रोटेट करना चाहते हैं ग्रीन को, तो इज इट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ब्लू इधर चला जाएगा, ये इसका ब्लू इधर चला जाएगा, तो रेड इधर था, रेड इधर आ जाएगा और ग्रीन अपनी जगह पे रहेगा, तो अलाइन हो गए। तो ग्रीन इज व्हाट, वाई? तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए ना, एक ये है कि आर वाई और आर जेड के कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करके अलाइन कर दें, और दूसरा आ गया आर एक्स और आर वाई के को यूज़ करके अलाइन कर दें। इज देयर अनदर ऑप्शन?
आपने आर वाई से स्टार्ट किया है ना, और यहाँ पे आपने आर एक्स से स्टार्ट किया है. नाउ कैन यू स्टार्ट विद आर जेड फॉर एग्जाम्पल? यस सर। तो अच्छा एक तीसरी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास. तो हम वो कर लेते हैं तीसरी वाली ऑप्शन. अलोंग आर जेड रोटेट करें तो क्या चीज़ अलाइन होती है इस वाले में और इस वाले में? सर आर एक्स हो सकता है. रेड वाला ना, यस सर. रेड वाला अलाइन हो जाएगा. तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी? एंटी क्लॉकवाइज सर। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज है. हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है. तो ब्लू तो अपनी जगह पे रहेगा, रेड यहाँ आ जाएगा और ग्रीन जो है ना वो यहाँ चला जाएगा. अब क्या करें? ये आर जेड के क्रॉस आपने कोई रोटेशन की है एंटी क्लॉकवाइज, -90. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर अब सर आर आर एक्स एक्स के. आर एक्स के अलॉन्ग क्या रोटेशन होगी? क्लॉकवाइज। ये रोटेशन होगी ना, तो ब्लू इधर चला जाएगा. तो तो द थिंग इज के ये जो तीन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को अलाइन करने में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती है ना, कि हम, मेरी मर्जी है कि मैं कौन सी रोटेशन परफॉर्म कर सकूं. प्रैक्टिकल सिनारियों में इसका फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से इफ़ देयर इज़ अ रोबोट, और रोबोट ने अ, इधर कोई इधर कोई चीज़ पड़ी हुई है वो पिक करनी है, तो ये आर्म यूं नहीं जा सकेगा, फिजिकल कॉन्स्टेंट होंगी. तो पहले आर्म जो है ना आगे चला जाए और फिर ऊपर चला जाए और फिर साइड पे चला जाए. तो यू नीड दिस मल्टीपल चॉइस. तो अच्छा, ये अब हो गया हमारा. तो देयर आर मल्टीपल चॉइसेस. So what you need to do is draw these diagrams and convince yourself कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है. सर वो सर क्विज में सर वो काइंडली सर आप वो सेकंड फॉर्म भी सर एक्सेप्ट कर लें सर। सेकंड फॉर्म देखेंगे, चेक करूंगा तो फिर देखेंगे इस वक्त. बट आई ठीक विल है एडवाइज यू कि डोंट वरी अबाउट द क्विज. I have received, like, I don't know how many emails I have received regarding quiz, as if that is the grade. So I will tell you that now that you have seen, these questions are binary. Either you have done the right transformation or not. So you should really practice them, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो the time is limited, and then people get really confused while imagining these transformations. यस सर। और सर दूसरा सर, ये जो आप कोई अपडेट करते हैं ना सर, तो वो MS टीम्स की बजाय सर अगर आप ईमेल पे या LMS पे कर दिया करें, क्योंकि सर MS टीम अक्सर हम खोलते नहीं हैं मतलब वीकेंड्स वगैरह पे, क्योंकि एक LMS एक्सटेंडेड हमारा वो पोर्टल है. तो क्या चीज़ अपडेट करूं? सर फॉर्म जो अगर जैसे आपकी सिर्फ फॉर्म कोई शीट्स वगैरह सर आप अपलोड करते हैं यहाँ पर टीम्स पे, तो सर वो अक्सर डेडलाइंस मिस हो जाती हैं. अभी तो तक तो सर आप, मैंने कौन सी टीम की है? सर ये जो फॉर्म था, ये जो प्रोजेक्ट की सर उसके लिए अपडेट के लिए, सर ये LMS पे ठीक, फॉरम्स पे अगर आप कर दिया करें तो. मैं कोशिश कर दूंगा. बट दिस टीम्स इज वेयर वी मीट रेगुलरली, सो आई सस्पेक्ट कि आप लोग इधर ज़्यादा एक्टिव होंगे. तो नहीं एनीवेज, सर तो वो ये, वीकेंड सारी एलएमएस चेक करते रह गए और वो मीटिंग के लिए खोला टीम्स तो नजर आया कि इधर पड़ा हुआ था। तो आप में से जिसको नज़र आया उसने दूसरों को बताना चाहिए था ना, या उसने अपना सबमिट कर दिया है. तो एनीवेज वो आप भी कर दें सबमिट, अगर जिसने नहीं किया हुआ. तो अब देर इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी नीड टू आंसर. ये एक ऑप्शन ये लिख दी है मैंने, इनमें से शायद हमारी एक आर जेड वाली थी, कौन सी थी? ये थर्ड में जो आपने यूज़ की है ना, लास्ट वाली, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है. अब द क्वेश्चन इज के वी हैव 3 रोटेशन मैट्रिसेस. तो हाउ हाउ टू रिप्रेजेंट देम मैथमेटिकली? दो चॉइसेस हैं आपके पास.
हम इन तीनों रोटेशन मैट्रिसेस को कंबाइन करना चाहते हैं, तो वी विल डू इट यूजिंग द प्रोडक्ट। ये मैं अभी बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्यों है। और अब जो मुझे आपने चीज़ बतानी है कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, इनमें से कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है, क्योंकि हमें ये पता है कि मैट्रिसेस में ना दी ऑर्डर मैटर्स। सर आप म्यूट हो गए। सर आपका माइक्रोफोन म्यूट है। हाँ जी, तो आप बताएं ये क्या ऑर्डर होगा, मतलब इन दोनों में से एक ठीक है ना। हमने आर जेड अप्लाई करना है, फिर हमने आर एक्स अप्लाई करना है, और फिर आर वाई में जीरो एंगल है, विच मीन्स आइडेंटिटी। मतलब ये जो रोटेशन मैट्रिसेस हैं, इनमें अगर हम जीरो एंटर करें तो आप देख लें इन तीनों रोटेशन मैट्रिसेस का क्या बनता है। इफ यू एंटर जीरो इन एनी ऑफ दीज थ्री रोटेशन मैट्रिसेस, व्हाट मैट्रिक्स डू यू गेट? ये नजर आ रही है ना आपको मैट्रिसेस? यस सर। हाँ, तो सर अब इसमें आइडेंटिटी हाँ, ये आइडेंटिटी तो जब हम रोटेशन एंगल्स बताते हैं ना 3D में, तो हमने तीनों बताने होते हैं। तो जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अराउंड हमें रोटेशन नहीं है ना, तो वी विल से कि वहाँ पे जीरो एंगल है। तो यहाँ पे ये जो हमने तीन चॉइसेस ली हैं ना, इनमें सिर्फ दो यूज़ हो रही थी रोटेशन मैट्रिसेस, तीसरी यूज़ नहीं हो रही थी, तो उसमें हमने ज़ीरो कह दिया कि द थर्ड एंगल इज़ ज़ीरो। एनीवेज, अच्छा अब ये मुझे बताइए, इन दोनों में से अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाली ऑप्शन लेते कि पहले आर जेड के अराउंड रोटेट करते, फिर आर एक्स के अराउंड रोटेट करते, तो ये अलाइन हो जाते। तो हाउ शुड आई राइट इट मैथमेटिकली, यूजिंग इक्वेशन वन ऑन द राइट और इक्वेशन टू ऑन द राइट? सर क्वेश्चन वन सर। अच्छा, एक ऑप्शन है ये दो ही ऑप्शन है ना, एक इक्वेशन वन है और एक इक्वेशन टू। हाउ मेनी ऑफ यू से कि इक्वेशन वन यूज करनी चाहिए? सर इक्वेशन 1 ही ठीक लग रही है। और एनी कैंडिडेट फॉर इक्वेशन टू? क्वेश्चन 2 सही लग रही है। हाँ, दोनों ही तो ठीक लग रही हैं वैसे। नहीं, ये देखें, ये व्हाट इज ऑनलाइन इज योर लीनियर अलजेब्रा नॉलेज। लॉट a lot is at stake. You have been multiplying matrices since I don't know when you were in the 7th grade. अच्छा चलिए, मैं अब आपको समझाता हूँ क्या होगा। मैं इधर एक, लेट्स से दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ना ये x है, ये y है और ये z। तो ये पॉइंट लेट्स से 1 यूनिट है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? दिस थिंग इज 1, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? 0 1 0। 0 1 0। ठीक है, तो अच्छा पहले हमने क्या रोटेशन अप्लाई की थी? लेट्स से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। ये आर जेड वाला ले लेते हैं कॉम्बिनेशन। वी आर रोटेटिंग अलोंग आर जेड इन दिस डायरेक्शन, ये किया था ना हमने। तो पॉइंट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, मतलब इफ द सेंसर रोटेट्स, if my camera rotates, something in the world doesn't change its position.
आई हैव टू अपडेट माई रिप्रेजेंटेशन। अगर दरवाज़ा मेरे राइट पे है एंड आई रोटेट, नाउ आई हैव टू अपडेट कि अब दरवाज़ा किधर होगा। वो रहेगा तो अपनी जगह, बट उसकी जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है वो बदल जाएगी। इसको जब मैंने रोटेट किया तो इसको मुझे यूँ ही बनाना चाहिए, ये रेड आ गया आर रेड, और ये ग्रीन आ गया और ये ब्लू आ गया। चीज़ तो अपनी जगह ही रह गई ना। अब इसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स? नए कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं आप इसी इसी चीज़ के? सर 1 सर 100। 100। अच्छा, और इसके बाद हमने क्या किया था? आर जेड के बाद किधर रोटेट किया था? आर एक्स के लॉन्ग, आई थिंक सो ये किया था ना, ये वाली रोटेशन अप्लाई की थी, तो एवरीथिंग वाज अलाइंड। तो आर एक्स के लॉन्ग जब मैंने रोटेट किया तो दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड। ये पॉइंट तो उधर ही रहा, तो अभी भी इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कोऑर्डिनेट? 100। ठीक है। तो रोटेशन मैट्रिक्स अप्लाई करने के बाद ना, वो जो कम्युलेटिव रोटेशन मैट्रिक्स है वो 0 1 0 पॉइंट पे अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना वो है 1 0 0। यू एग्री विद दिस थिंग? ये होना चाहिए ना। बेसिकली ये जो R है, इट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी एक्चुअली डिड। तो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डिड, कि जो चीज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम को 0 1 0 पे नज़र आ रही है ना, रोटेट करने के बाद उसे 1 0 0 पे नज़र आए। ठीक है? डू यू एग्री विद दिस थिंग? सर आप रिपीट कर सकते हैं सर 1 सेकंड? जी, सर वो अभी आपने जो लास्ट बात की सर वो काइंडली रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि वी आर मैथमेटिकली मॉडलिंग these steps। ये जो सेंसर रोटेट कर रहा है ना, तो सेंसर रोटेट करने के बाद सेंसर को जो चीज़ 0 1 0 पे नज़र आ रही थी ना शुरू में, रोटेट करने के बाद अब उसे नज़र आएगी 1 0 0 पे। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस सर। So R is actually a mathematical representation of what we did. So this is what we expect from the R matrix. ठीक है, ये चाहते हैं ना हम कि 0 1 0 एक ऐसी मैट्रिक्स जो 0 1 0 को 1 0 0 कर दे, तो वो दैट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी डिड। तो अब आप देखें कि इस R को ना मैं ओपन करके लिखता हूँ, आर जेड। एक ऑप्शन ये थी ना, आर जेड क्या थी हमारे पास? दो ऑप्शंस, आर जेड आर एक्स और आर वाई। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसको यूं लिख दूं। ये वाली ऑप्शन है जो कम लोगों ने सिलेक्ट की थी, और रिजल्ट आना चाहिए 1 0 0। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है इस पे कौन सी रोटेशन मैट्रिक्स अप्लाई होती है? अगर सर ये वाला ऑर्डर रखे तो सबसे पहले आर जेड अप्लाई होगी इस पे। सर रोटेशन तो हम 2 दफ़ा कर रहे हैं, तो सर मैट्रिसेस 3 क्यों मल्टीप्लाई हो रही है? वो एक ऑक्सिलरी बात है, वो मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन अभी आप ये इक्वेशन देखकर बताएं कि ये जो पॉइंट है 3D पॉइंट है उस पे सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स अप्लाई होगी? RZ। RZ, यूजिंग योर लीनियर अलजेब्रा नॉलेज। तो आपने भी तो पहले RZ अप्लाई किया था ना? यस सर। तो और उसके बाद क्या अप्लाई किया था? RX अप्लाई किया था। उसके बाद जो रिजल्टिंग 3D पॉइंट आएगा उस पे कौन सी मैट्रिक्स अप्लाई होगी? RX तो फिर RY। RX। ओके, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑर्डर ठीक है। और वो जो तीसरी मैट्रिक्स है ना RY, वो तो एंगल था ही 0, तो RY क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। 1 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करें कुछ चेंज तो होना नहीं है। ये जो हमने स्टेप्स लिए थे ना, ये वाला, उसके बाद फिर इधर गए थे और उसके बाद ये वाला, तो
दिस ये वाला ऑर्डर हमें चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हैं हम, क्योंकि मैट्रिसेस में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले जो राइट मोस्ट मैट्रिक्स होगी ना, वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन इट विल टेक प्लेस। तो अब इन दोनों में से कौन सी ठीक है ऑर्डर, कंसिडरिंग कि ये वाला किया हुआ है सेकंड सेकंड वाला। तो ये अब आप लोगों ने मतलब दिस इज द एंटायर लीनियर अलजेब्रा दैट मैट्रिसेस ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। तो एनीवेज ये हमने कर लिया है, और फिर हमने ये देखा है कि हमारे पास एक चॉइस नहीं है, हमारे पास और चॉइसेस भी हैं। हम ये आर वाई पहले अप्लाई कर सकते हैं, फिर आर जेड अप्लाई कर सकते हैं, और आर एक्स ज़ीरो होगा, तो फिर भी ये कोऑर्डिनेट एक्सेस अलाइन हो जाते हैं। तो ये यूनिक नहीं, मतलब ऑर्डर यूनिक ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मैं पहले आर वाई अप्लाई कर दूं, फिर मैं आर जेड अप्लाई कर दूं, और फिर मैं आर एक्स अप्लाई कर दूं। तो ये हमारे पास फ्रीडम है। ठीक है, तो अब हमने जो है ना वो दो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के दरमियान जो अब हमें जो है ना पता चल गया कि दो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर होंगे तो उनके दरमियान कितने, if there is a point in according to coordinate system 1 and I have to transform that to I have to represent this according to coordinate system B, what do I need? सर रोटेशन मैट्रिक्स, एक रोटेशन मैट्रिक्स चाहिए आपको, और और दोनों का सर रेफरेंस वाला वेक्टर। ट्रांसलेशन चाहिए ना। तो ये T वेक्टर में कितने अननोन है? सर 3 सर। 3 है। तो और ये जो ये मैट्रिक्स है R, इसका क्या साइज है? 3 × 3 और इसमें अननोन कितने हैं? 1 तीनों एंगल्स के ना शायद। 3 एंगल, थीटा एंगल क्या है? 3 थीटा है ना। हाँ अभी सही बनाई है, है, अभी ठीक। आपने बनाई है ना मैट्रिक्स, R बनाई है 3 से, चलो सही है, ठीक है। तो 3 एंगल पता होने चाहिए। 3 और T इज इक्वल्स टू माइनस आर सी, तो R में तो 3 एंगल को कॉमन ही है, ये जो C वेक्टर है ये पता होना चाहिए। ये C वेक्टर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज ये C किसको कहते हैं हम? अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम A है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम B है, तो व्हाट इज C? So basically वो point relative to the other system, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट? मतलब जो point A में exist करता है वो मतलब वो तो B ये है। में so X से है। सर सेंटर ऑफ वन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू अदर कोऑर्डिनेट्स। हाँ, तो अभी एक ये सेंटर है और एक ये सेंटर है, ये C किसके बारे में बात हो रही है? सर हमने XP कैलकुलेट करना है ना सर, तो फिर C जो है ये सर B से A वाला सर। ये B का रेफरेंस होगा, B का ओरिजिन होगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम A। आपको याद है वो हमने 2D वाली एग्जांपल की थी कि A को कुछ पता है, उसने B को बताना है, तो A को पता होना चाहिए कि B का ओरिजिन कहाँ है इन हिज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम 6 अननोन्स हो गए इन टोटल, देयर कैन बी 6 अननोन्स। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर? 3 इक्वेशन। तो Three अगर equation. अगर मेरे पास दो सेंसर्स हैं ना, तो पहले मैं दोनों को ना एक रेफरेंस चीज़ का पूछूंगा कि मैं पहले से पूछूंगा मुझे बताओ इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर मैं दूसरे से पूछूंगा कि तुम मुझे बताओ क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मेरे पास एक्स ए और एक्स बी आ जाएगा। तो मेरे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। तो मुझे कितनी इक्वेशंस बनानी है ताकि मैं ये 6 अननोन्स फाइंड कर सकूं?
6 तो कितने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मुझे चाहिए? सर 2 पॉइंट्स चाहिए आपको। 2 चाहिए। तो इस तरह ना ये मेरे 2 सेंसर कैलिब्रेट हो जाएंगे। तो थिंग्स बिकम इंटरेस्टिंग व्हेन देयर इज अनदर सेंसर इन्वॉल्व्ड। तो पूरा जो है ना हमारा एक नेटवर्क ऑफ सेंसर्स होगा, तो फिर हम इनके दरमियान ये जो है ना रिलेशनशिप्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी मैंने शायद कोई फिगर रखी हुई थी जो मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए, इसमें ना जब हम एक रोबोट के ऊपर या ऑटोनमस कार के ऊपर सेंसर प्लेस करते हैं ना, तो हर सेंसर का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। we find we calibrate every sensor with the other sensor और या विद सम रेफरेंस ऑफ द रोबोट बॉडी, ताकि अगर एक सेंसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है ना, जिस तरह ये स्टीरियो कैमरा ये भी डेप्थ मैयर करता है 3D पॉइंट, और लेज़र भी 3D मैयर करती है। तो अगर लेज़र में कोई चीज़ है तो हम ये पता चलाएं कि वो अकॉर्डिंग टू स्टीरियो कैमरा किधर चीज़ नज़र आएगी। लेज़र को कोई ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है और हम इमेज में तलाश करना चाहते हैं, तो वी नीड टू कैलिब्रेट दिस। और अगर ये एक दफ़ा कैलिब्रेशन हो गई है विच हैज़ टेकन सम टाइम, तो कैलिब्रेटिंग सेंसर्स इज एन एंटायर एरिया ऑफ रोबोटिक्स इन itself. People come up with easy ways to calibrate multiple sensors. तो अगर आपने कैलिब्रेट कर दिया और कोई लैब में आया है और उसने कैमरा उठा लिया है रोबोट के ऊपर से, तो देन यू विल रियली फील अनॉयड कि ये क्या किया है, मेरी तो सारी कैलिब्रेशन खराब कर दी है। सर ये किसी तरह सर ये जो हम कोऑर्डिनेट्स को भी सर रोटेट वगैरह करते हैं सर, ये फिक्स नहीं हो सकता? मतलब कि एक सेंसर एक ही जगह को बस पॉइंट करे सर, रोटेट ना हो और ज्यादा से ज्यादा सारे लगा दें ताकि आसानी हो सर। नहीं, तो एक सेंसर तो एक जगह पे तो एक ही सेंसर लगेगा ना, दूसरा उसके साथ लगेगा ना, उस जगह पे तो नहीं लग सकता ना। तो जब उसके साथ लगाया है तो आपने कुछ तो रिलेशनशिप है ना दोनों में। यस सर, लेकिन सर वो सेंसर की भी सर कोऑर्डिनेट्स घूम रहे होंगे सर, तो वो सर इतना सर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे सर? नहीं, एक दफा कैलिब्रेशन कर दी तो फिर हर चीज फिक्स हो जाती है ना, फिर इनकी रिलेटिव रिलेशनशिप इज फिक्स्ड। और यस सर, लेकिन सर फिर अगर वो अपनी जगह से हिल गया गलती से या तो इतने ज्यादा हाँ, सर है। तो बस हिल गया, उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद दोबारा से कैलिब्रेशन। यस सर। ठीक है। तो ये फिर जब ये ऑटोनमस कार्स आ जाएंगी ना और उन पे काफ़ी सारे सेंसर लगे होंगे और उनका होगा एक्सीडेंट या कोई उनकी मरम्मत होगी और सेंसर को उतारा जाएगा, तो उसके बाद जो है ना दे विल नीड पीपल हु जस्ट हैव दिस स्किल सेट ऑफ कैलिब्रेटिंग द ऑटोनमस कार अगेन। तो यस सर, सर वो उनमें सेंसर भी सर मतलब कि अपने एक्सेस के ऊपर रोटेट कर रहे होंगे, वो फिक्स नहीं होंगे सर? मूवेबल सेंसर भी हो सकता है ना। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है वो आप वेलोडाइन लेजर की बात कर रहे हैं, वो जो आपको ऊपर घूमती हुई नजर आती है। तो दैट इज जस्ट रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सेस। लेकिन यस कैमरा सर। तो नहीं घूम रहा होता ना, कैमरा तो मेरा ख्याल है सामने लगा होगा, एक पीछे लगा होगा। जैसे मैं यही कह रहा था कि कैमरे तो सर अगर ऑटोनोमस कार्स का मेन पोर्शन कैमरा है सर, तो वो तो हमेशा स्टिल ही रहते हैं, खाली एक ही फील्ड ऑफ व्यू देख रहे होते हैं। तो खैर एनीवेज वी नीड मल्टीपल सेंसर्स। कैमरा रात को शाम को काम नहीं ना करता, तो फिर कुछ और सेंसर चाहिए जो डेप्थ बता सके। तो ये इसी तरह ये जो बायोमैकेनिक्स लैब में मुख्तलिफ सेंसर लगाए होते हैं ना, बेसिकली एक्टिव सेंसर्स होते हैं, कैमराज होते हैं जो कि मार्कर्स ट्रैक कर रहे होते हैं। तो यू नीड टू कैलिब्रेट। अब आपके पास ये चॉइस नहीं है कि कोई इस कमरे में एंटर हुआ है लैब में और किसी ने ये कैमरा उठा के कहीं और रख दिया। उसने कैमरा उठा के और रखा है ना, तो उसको फिर कैलिब्रेशन भी दोबारा करनी पड़ेगी। या मेरे पास ये रोबोट है, तो इस रोबोट का बाजू में कोई मोटर ख़राब हो गई और तो फिर मुझे इस बाजू को रिपेयर किया हमने, मोटर नहीं डाली, तो नाउ वी नीड टू रिकैलिब्रेट कि कुछ चीज़ें हिल तो नहीं गई अपनी जगह से। तो these are the challenges of actually working with autonomous agents, which is beyond the data domain, data science domain, कि एक फोल्डर में इमेजेस पड़े हैं या डेटा पड़ा है एंड यू आर जस्ट ट्रेनिंग अ डीप नेटवर्क।
So there is lot of hard work that comes in acquiring the data before doing anything else. ये देखें ना, ये गूगल वाली कार है, इन्होंने भी काफ़ी सारे सेंसर प्लेस किए हैं, काफ़ी सारे कैमराज रखे हुए, एक नहीं है ना, 1 2 3 कुछ कैमराज ऊपर रखे हुए और नीचे ये लेजर्स लगाई हुई हैं, 1 2 3 4। और अब इनको कोई हिला दे तो ये तो सारी कैलिब्रेशन इनकी जो है ना खराब होगी। यार जब ये ऑटोनोमस कार सर अगर इन केस आप भी चाहते हैं मतलब कि बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल लाइफ में, तो फिर सर इसकी सर कंडीशन लाजमी होगी सर कि जो नॉर्मल कार्स है वो खत्म हो जाएं, या उनके साथ भी सर ये लोग मैनेज कर सकेंगे ये दोनों को इन द रोड्स? नहीं, वो मकसद तो यही है ना कि ह्यूमन से कंट्रोल ले लिया जाए गाड़ी का। अगर तो लोगों ने बीच में शरारत करनी ही है तो फिर फायदा तो कोई नहीं है ना ऑटोनोमस कार का। यस सर, तो फिर सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है सर जो भी कुछ मैकेनिकल कार्स है वो तो सर ये करने नहीं देंगे फिर। बस टेक्नोलॉजी किसी का इंतज़ार तो नहीं करती ना, किसी से पूछ के तो नहीं आती ना। एक ज़माना होता था हम PTCL का फ़ोन घर में लगवाना होता था तो इतने चक्कर लगते थे PTCL के दफ्तर के कि अजाब बन जाती थी ज़िंदगी। और घर पे PTCL नहीं होता था तो आप तो किसी से बात नहीं कर सकते थे। तो फिर एक दिन आया कि अगले दिन मोबाइल की सिम मिलना शुरू हो गई, तो PTCL वालों को पूछता ही नहीं था उसके बाद। तो दुनिया बदल जाती है, तो आपने बदलती दुनिया के साथ उसके नए तर्ज सीखने होते हैं। यस सर। तो एनीवेज ये अब हमने कर लिया। अब जो है हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अभी हमने सिर्फ 2 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के दरमियान ना ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है। अब द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कमिंग। हमारा जो सेंसर ऑफ इंटरेस्ट है ना वो है कैमरा, और जो कैमरा है उसका मॉडल हमने स्टडी किया हुआ है कि इस तरह का एक 3D एक्सिस होता है और इमेज बनता है कैमरे के आगे। ये हमने देखा था कि कैमरे के एक्चुअल इमेज कैमरे के पीछे बनता है और इन्वर्टेड होता है, और हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि इसी चीज़ को इन्वर्ट करके सामने रख देना इस कैमरा सेंटर के, तो दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो अब होगा ये कि अब हमने क्या करना है, हमने रिलेशनशिप स्टडी करनी है। ये जो हमारा कैमरा मॉडल है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट लिटिल बिट मोर। अभी तक क्या हम ये कर रहे हैं कि लेट्स से इमेज पे कोई पॉइंट है ना, तो फॉर अस दिस पॉइंट इज़ अ पिक्सल, ठीक है। इसकी x वैल्यू होती है, इसकी y वैल्यू होती है, एंड वी कन्वर्ट इट इनटू अ होमोजेनियस वेक्टर बाय एडिंग अपेंडिंग वन टू इट। तो अभी तो हम सिर्फ इमेज प्लेन में प्रोसेसिंग कर रहे थे ना। अब द स्टोरी चेंजेस लिटिल बिट। वो होगा ये कि ये पॉइंट तो जो है सो है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट की ना डेप्थ पता चला लूँ कि एक्चुअल वो 3D में पॉइंट किधर था, तो 3D में पॉइंट किधर था जो इमेज में इस पिक्सल पे प्रोजेक्ट हुआ है। तो हमने ये देखा है कि वी नीड टू लाइक मेक अ स्ट्रेट लाइन। ये एक्चुअल 3D पॉइंट है जो इमेज में किसी पिक्सल पे प्रोजेक्ट होता है। तो अब हमने क्या करना है कि वी नीड टू मॉडल the relationship between this 3D point and this 2D pixel। ये रिलेशनशिप हमने मॉडल करनी है। हमें पता चल जाए कितने अननोन हैं क्या है, उसके बाद व्हाट वी विल डू इज के अगर हमारे पास 2 कैमरा हों, अभी तक तो एक ही कैमरा चल रहा था ना, तो अगर मेरे पास 2 कैमरा हों तो मुझे कोई आकर बता दे कि इस कैमरे और इस कैमरे के दरमियान इतनी रोटेशन ट्रांसलेशन हुई है, और मुझे ये पता हो कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कैमरा देयर इज एन ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन, तो वेयर शुड आई फाइंड दैट वेयर शुड आई फाइंड दैट ऑब्जेक्ट इन द सेकंड इमेज, वो किस पिक्सल पे प्रोजेक्ट होगा। तो पहले मैंने तो वी हैव कैमरा 1 एंड वी हैव कैमरा 2, तो किस पिक्सल में प्रोजेक्ट होगा उसको पता चलाने के लिए ना पहले हमने ये पता चलाना है कि वेयर इज दिस पॉइंट XYZ। ये कैमरा ए में पॉइंट था ना, XA कह देता हूँ इसको, तो पहले मैं इसको कैमरा बी में लेके जाऊंगा,
उसके लिए मुझे आर और टी चाहिए, और जब मेरे पास ये 3D पॉइंट आ जाएगा ना सेकंड वाले कैमरे में, तो देन आई नीड टू कन्वर्ट दिस 3D पॉइंट इनटू 2D पॉइंट विच इज रो एंड कॉलम्स। ये जो है ना थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस टू यू अगेन। अभी जो हमारा एम था ना वो ये था कि we excluded the image plane and we figured out the relationship between any two 3D coordinate systems. How many unknowns are there and how do we calculate them? So we know that there are 6 unknowns at most. So now we will bring the image into the picture. और इसका हमें फ़ायदा क्या होगा? इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि I can find that. अच्छा चलें, ये तो वी कम टू दिस पॉइंट। अभी आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है, अंडरस्टैंड दिस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट्स से ये एक कैमरा था और इस कैमरे से आपने एक इमेज कैप्चर किया, इमेज ये है। ये इमेज आपने फोल्डर में आपको पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और इस इमेज में ना लेफ़्ट साइड पे आपको कैट नज़र आती है, मतलब इस साइड पे कैट नज़र आ रही है, इस साइड पे सन नज़र आ रहा है, सन, और इधर चेयर नज़र आ रही है, इधर टेबल नज़र। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि दिस इज़ योर इमेज, ये आपके फोल्डर में पड़ा हुआ है, आप इस इमेज को देख रहे हैं। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि मैं इस इमेज को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर देता हूँ, ए, बी, सी और डी। आप मुझे बताएं कि कैट किस पोर्शन में नज़र आ रही है आपको? ए में नज़र आ रही है, बी में नज़र आ रही है, सी में नज़र आ रही है, या डी में नज़र आ रही है? बी सर, बी। किस में? बी में सर। Cat is equals to B. How many of you agree with this thing? सर डिपेंड करता है कि आप उसको प्रोजेक्ट कैसे करते हो। मतलब अगर आप एक एंगल से जाके रखोगे तो ए में आएगी, वरना बी में आएगी। हाँ, तो we had a very long discussion at the start of the semester के how do you do this projection? होमोग्राफी सर। नहीं, होमोग्राफी नहीं है। हमने ये आपने तस्वीर खींची है तो कैट आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, राइट? यस सर। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे खड़े होकर तस्वीर खींच रहे थे तो लेफ्ट कौन सी जगह बनती है? बी सर। बी बनती है ना। ए तो किसी भी तरीके से नहीं बन सकती। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपके लेफ्ट पे बी है और कैट आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है। ये तो नहीं होता ना कि तस्वीर में चीज आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है और एक्चुअली हो वो आपके राइट पे। हैज दिस एवर हैपेंड टू यू? और चीज आपको ऊपर नजर आ रही है और हो वो नीचे। अगर आप कैप्चर कर रहे होते हैं तो ये कैमरा होता है और आप कैमरे के पीछे खड़े होते हैं। तो जिस तरह का आपको वहां पे चीजें नजर आ रही होती हैं उसी तरह की आपकी तस्वीर खींचती है। डू यू एग्री विद दिस थिंग? तो अब आप बता सकते हैं ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा और डी में क्या होगा?
यस सर, बी में कैट ही होगी फिर। अच्छा, और ए में क्या होगा? सन। सन जो है वो ए में, और चेयर ये जो होगी सर वो हमारे पास डी में होगी सर। चेयर और डी में, और और टेबल जो है वो सी में सर। ठीक है, चलें, तो ये हमने फिगर आउट कर लिया है कि ये जो तस्वीर हमें नज़र आ रही होती है ना वो इस तरह बन रही होती है, तो वी हैव सम सेंस ऑफ 3D एसोसिएटेड विद आवर इमेज। अब हम इसको सिर्फ पिक्सल्स नहीं गिन रहे कि ये पहला पिक्सल है, ये दूसरा पिक्सल है, ये तीसरा है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है। नाउ वी नो कि it has some 3D related to it. तो ओके, चलें ये देख लें अच्छी तरह, फिर व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दी ब्रेक लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक, और उसके बाद जो है ना एक क्विज होगा। ठीक है, तो लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक।